सभी मित्रों को राम राम। आज हम आपके सामने हमारे अतीत छठी कक्षा की जो किताब है उसका अध्ययन करेंगे। अध्याय 1। अध्याय 1 में कब, क्या, कहाँ और कैसे, कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। शुरुआत करते हैं। रशीदा का सवाल, यानी कि रशीदा ये लड़की, इसका सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी जो अखबार की जो हेडलाइन होती है, वो सुर्खी के ऊपर इसकी निगाह पड़ी और उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले, यानी कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगा। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। रेडियो ऊपर जो समाचार आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि कल क्या हुआ। टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय की नॉलेज हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। यह तो तभी जाना जा सकता है या तो उसका जो साहित्य है वो देखा जाए। आगे देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये अतीत के बारे में हम जान क्या सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, उस समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों जो पशु पालते थे, कृषकों, किसान, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कहां से? अतीत से। जो पहले के जो पशुपालक थे, कृषक थे, वैज्ञानिक कैसे थे, शिल्प कला जो थी वो कैसी थी, संगीत कैसा था। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है। लोग कहां पर रहते थे। अब देखिए लोग कहां पर रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता। नर्मदा नदी देखते हैं मानचित्र में। ये रही नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी का पता लगा। ठीक है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा की। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो आसपास के जो जंगल थे उनसे वो बखूबी परिचित थे, वहां पर रहते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का शिकार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो जानवरों का शिकार करता है उसको आखेट भी करते थे।
अब उत्तर पश्चिम, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरा मानचित्र ये रहा। अब उत्तर पश्चिम कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगेगा। सुलेमान पहाड़ी है, किरथर पहाड़ी ये रही। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में, ये हमारे पास उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। वैसे गारो खासी जनजातियां थी, इन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम पड़े हैं। विंध्य पहाड़ी है, गारो पहाड़ी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में स्थित। आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये है हमारे पास सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। सहायक नदी वो होती है जो एक बड़ी नदी में आकर मिलती हो, उसको बोलते हैं सहायक नदी। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फैले फैले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब मानचित्र एक ये देख लेते हैं। मानचित्र दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से थे? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। यह है दक्षिण एशिया। भूटान और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि। ठीक है, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा। गंगा की जो सहायक नदी है कौन सी है? सोन। यह है सोन नदी। ठीक है, और ये है गंगा, इसमें जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे क्या है? गंगा दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में, मगध का जो वर्तमान है वो बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, उस टाइम जो 16 जनपद थे उनमें मगध सबसे शक्तिशाली। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का यात्रा की, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों
पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जब एक राजा दूसरे ऊपर आक्रमण करता था तो विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी जाते थे व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान। व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु भी जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। जो नए स्थान को देखने के लिए बहुत से लोग जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर आते थे, मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, उनके विचारों को जानते थे, अपने विचारों उनके सामने प्रकट करते थे। तो ऐसे ही अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी, ये हिमालय है, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ठीक है, निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को चूस के, जिन्होंने सोच लिया कि भाई जाना है तो जाना है, तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यानी कि जो ये उपमहाद्वीप है इससे बाहर से भी कुछ लोग आए, यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जो वहां से बाहर से जो कलाकार, शिल्पकार आते थे, वो हमारे वाले लोग अलग मूर्तियां बनाते थे, वो अलग बनाते थे, संगीतकार अलग थे, तो और भोजन बनाने की कला अलग थी उनकी, हमारी वाली कला अलग थी। इसलिए मिलजुल कर इन्होंने उनकी कला सीख ली और उन्होंने अपनी कला सीख ली देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता। अपने एटलस में ईरान और युआन का पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और युआनियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किसने कहा? ईरानियों और युआनियों ने। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले
लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का जो प्रयोग था वो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, एक समूह रहता था, उनके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किस नाम का? भरत नाम। अब ये देखते हैं, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये हमारे पास यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता। बुरज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख रहे। ये जो है ये बुरज पेड़ की छाल से बनी हुई है। अतीत के बारे में कैसे जाना? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि के, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला म्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, यानी कि कीड़ों ने खा लिया, दीमक ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों एवं विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते हैं। ये जो पांडुलिपियां हैं इनमें क्या मिलता है? एक तो राजाओं के जो पहले के जो जीवन थे, राजा कैसे जीते थे, व्यवहार और औषधियों के बारे में लिखा हुआ है। पुस्तकों जो धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनके बारे में लिखा हुआ है और महाकाव्य, कविताएं तथा नाटकों के बारे में भी लिखा हुआ है। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। ठीक है, कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। एक तो ये और एक यहाँ से था, एक ये इंडिया। ये शब्द किसने बोला? यूपीएससी के जो पहले के एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक किया हुआ प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? ये ऐसे पूछा जाए। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी कि लिखे गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे यानी कि लिखवाते थे। अपने जो शासक थे उस समय के, वो अपने आदेशों को लिखवाते ताकि लोग उन्हें देख सकें
पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण यानी कि उत्कीर्ण करवाए लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते। ठीक है, जो लड़ाइयां होती थी उसमें जो विजय होते थे राजा वो भी इनमें लिखवाते थे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एक जो साइड में है, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना ये है अभिलेख। जो ये अभिलेख है, अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ठीक है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। यानी कि जो अशोक नामक जो शासक था उस समय का, उसने लिखवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ो। ये अध्याय फर्स्ट है, 8 में चलेंगे तो अशोक के बारे में देखें। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां किससे बनी होती हैं? अक्षरों अथवा संकेतों से। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। कौन सा अभिलेख है? ये जो अफगानिस्तान के कंधार में है, ये 2 लिपियों में है। ठीक है, अरामेइक और यूनानी। ठीक है, ये लिखवाया किसने था? अशोक ने लिखवाया। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, जो पत्थर और ईंट की जो बनी हुई इमारतें हैं उनके जो अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन करते हैं? अब ये देखते हैं हम, ये बाएं। ठीक है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र। इस तरह के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूरा होता है। ठीक है, ये पत्र, इनका प्रयोग 4700 वर्ष पूरा होता है। ठीक है, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये जो चांदी का सिक्का था उस समय का ये। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूरा होता है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है? ठीक है, पहले जो ये थे चांदी के, आज चांदी के नहीं है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते। ठीक है, इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं।
क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जो उस समय के जो कपड़े थे उनका क्या अवशेष मिलता हो? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो जानकारियां उस समय की मिलती हैं और पांडुलिपियां मिलती हैं उनको इतिहासकार क्या बोलते हैं? स्रोत। इतिहासकार उन्हें करते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसको कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके विपरीत जो अंडमान निकोबार के जो लोग हैं आज भी मछली पकड़कर और शिकार करके और फल फूलों से अपना गुजारा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्वों की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, यानी कि तारीखों का क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती। वर्ष 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे इसकी गणना की जाती है। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां इपू, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करें।
इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिख पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 100 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? आगे चलते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कुछ अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। आगे चलते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा। यहां से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला, यानी कि लिखा हुआ पत्थर मिला, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ अल अक्षर के लिए शेर, ये देखिए अल अक्षर के लिए शेर, ये अल अक्षर के लिए शेर, अल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए। ए अक्षर के लिए कौन, चिड़िया के चित्र बने हुए। आगे चलते हैं। चित्र बने हुए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। ठीक है, ये आज का जो चैप्टर था यहाँ पर समाप्त हो गया। कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद, ठीक है,
पुरातत्वविद का क्या लेना है, इंटरव्यू लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहो। उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्त्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकाल। ठीक है, कृतियां और देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, जो कहां पर थे, गंगा घाटी के सिंधु नदी पर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, नर्मदा घाटी, ठीक है, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, और यह गंगा घाटी। यह कुछ प्रश्न है। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां जो है वो ताड़ के पत्ते पर होती हैं, छाल पर। अभिलेख है जो कठोर पर होते हैं, उत्कीर्ण करवाए जाते हैं इमारतों पर, पत्थरों पर। ये कुछ प्रश्न हो रहे हैं। तो आज ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। कल इसका जो सेकंड चैप्टर होगा वो आपके सामने रखेंगे। आशा आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया। तो इसी के साथ सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।